दिल्ली में एक करोड़पति व्यक्ति रमेश रहता था जो कई कंपनियों का मालिक था। उसने अपनी सभी कंपनियों की देखरेख के लिए मैनेजर नियुक्त कर रखे थे जो हर महीने का लेखा जोखा उसके घर पर ही आकर दिखा देते थे। रमेश को पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी और वह अपने परिवार के साथ एक आरामदायक जीवन जी रहा था। उसका एक 16 वर्षीय बेटा भी था। एक दिन सुबह सुबह रमेश अपने घर के गार्डन में बैठा हुआ था। वह अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने आया। रमेश उन्हें बातें करते हुए देख रहा था और इस नज़ारे ने उससे अपने पुराने दोस्त मनोहर की याद दिला दी। उसने तुरंत मनोहर से मिलने का फैसला किया। रमेश घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने पूछा, कौन सा दोस्त और तुम उससे क्यों मिलने जा रहे हो? रमेश ने जवाब दिया, मैं अपने दोस्त मनोहर से मिलने जा रहा हूँ। दिल्ली में रहने वाले रमेश की पत्नी जब यह सुनती है कि वे अपने पुराने दोस्त मनोहर से मिलने जा रहे हैं तो वह तुरंत सहमत हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूँ, हम दोनों साथ चले गए। पत्नी सामान पैक करने लगती है लेकिन तभी रमेश बाहर आता है और अपने बेटे से भी तैयार होने के लिए कहता है। बेटा उत्सुकता से पूछता है, पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं? शेष मुस्कुराते हुए जवाब देता है, एक खास व्यक्ति है जिससे तुम्हारा मिलना बहुत जरूरी है। ये सुनकर बेटा कहता है, पिताजी आप चले जाओ, मुझे नहीं जाना है। लेकिन रमेश गंभीरता से समझाते हुए कहता है, नहीं बेटा, तुम्हारा उससे मिलना बेहद जरूरी है। आखिरकार बेटा भी तैयार हो जाता है। परिवार के सभी सदस्य सामान लेकर घर से निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे सफर तय करते हुए वे बिहार पहुंचते हैं। बिहार पहुंचने के बाद रमेश वहीं के एक नजदीकी बैंक में जाता है और लगभग 10 से 12 लाख रुपए निकालता है। बैंक से निकलने के बाद सफर फिर शुरू होता है। रास्ते में जब बेटा देखता है कि उसके पिता ने इतनी बड़ी रकम निकाली है तो वह उत्सुकता से पूछता है, पिताजी आप इतने सारे पैसे क्यों निकाल रहे हैं? बेटे के सवाल पर रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा इन पैसों की जरूरत है क्योंकि किसी का मुझ पर कर्ज है और मुझे वह कर चुकाना है। ये सुनकर बेटा चौंक जाता है और कहता है, पिताजी आप तो इतने पैसे वाले हैं, आपके ऊपर किसी का कर्ज कैसे हो सकता है? आप तो बस मेरी टांग खींच रहे हैं। रमेश गंभीरता से जवाब देता है, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम खुद फैसला करना कि मुझ पर कर्ज है या नहीं। ये सुनकर बेटा उत्सुक हो जाता है और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। उधर गाड़ी में बैठी उसकी माँ ये सब सुनकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि वह समझ चुकी थी कि रमेश अपने बेटे को कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं। रमेश अपनी बात शुरू करता है, बेटा ये बात 1990 की है। उस समय हम बिहार में रहा करते थे। हमारा परिवार साधारण था और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता था। हमारे पास जमीन जायदाद तो थी लेकिन पैसे हमेशा कम पड़ते थे। उस समय मैंने एक ऐसा व्यक्ति पाया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। रमेश ने एक गहरी सांस ली और कहानी को आगे बढ़ाया। उस समय रमेश ने बेटे को कहानी सुनाते हुए कहा, बेटा ये बात 1990 की है। मेरी शादी होने वाली थी। मेरा एक दोस्त था रघुनाथ। रघुनाथ की पहली शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे, एक बड़ा लड़का और एक छोटी लड़की। वैसे तो मेरा नाम रमेश है लेकिन रघुनाथ और उसकी पत्नी लक्ष्मी मुझे प्यार से नन्हे कहकर बुलाते थे। वे मुझे छोटे भाई की तरह मानते और बेहद प्यार करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और किसी रोजगार की तलाश में था ताकि अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकूं। उसी दौरान आस पड़ोस के लोग मेरी शादी की बात करने लगे। दरअसल मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और उसके बाद मैंने अपना जीवन आस पड़ोस के सहारे बिताया। हालांकि सबसे ज्यादा समय मैं रघुनाथ के घर पर ही बिताता था। वह मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे और बड़े भाई की तरह मेरी हर समस्या का समाधान करते थे। शादी की बातें जोर पकड़ने लगी और मैंने भी अपनी शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद मेरी मुश्किलें बढ़ने लगी। अब मैं अकेला नहीं था, मुझे अपना घर बसाना था और उसे चलाने के लिए पैसे चाहिए थे लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं इन परेशानियों से इतना घबरा गया था कि जब भी रघुनाथ से अपनी दिक्कतें साझा कर वह हमेशा मेरी मदद करते और मुझे हिम्मत देते। हालांकि मेरी परेशानियां बढ़ती ही जा
रही थी। मैंने तय किया कि मुझे कुछ बड़ा करना होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कहीं बाहर जाऊं और मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी संवार। लेकिन बाहर जाने के लिए भी पैसे चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। फिर 1992 में मैं रघुनाथ के पास गया। उस समय उनकी पत्नी लक्ष्मी भी वहीं बैठी थी। मैंने उनसे कहा, भाई मुझे बाहर जाना है, लेकिन इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। ऐसा कर, मेरी जमीन बेच दे, जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना रोजगार शुरू कर लूंगा। मेरी बात सुनकर रघुनाथ और लक्ष्मी दोनों चौंक गए। उन्होंने कहा, अरे नन्हे, ऐसी क्या नौबत आ गई कि तू अपनी जमीन बेचने की बात कर रहा है? जमीन तो इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है, इसे बेचना सही नहीं है। उस समय रघुनाथ ने मुझसे जो कहा वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। रमेश ने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा उस समय जमीनों का इतना ज्यादा मूल्य नहीं था और रघुनाथ भी जमीन बेचने के पक्ष में नहीं था। इसीलिए उसने कहा, तुम चिंता मत करो नन्हे, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैंने उसे बताया कि अगर लगभग 00 का इंतजाम हो जाए तो मैं अपना रोजगार शुरू कर सकता हूं। इसके बाद रघुनाथ ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के कुछ जेवर उठाए और उन्हें लेकर एक सुनार के पास गया। वहां उसने उन जेवर को गिरवी रखकर 0000 ले लिए। फिर वह पैसे मेरे हाथ में रखता हुआ बोला, नन्हे, ये पैसे तुम्हारे हैं, चिंता मत करो। मैंने लक्ष्मी के जेवर गिरवी रख दिए हैं, जब मैं पैसे कमाऊं तो इन्हें छुड़ा लूंगा। तुम्हें इन पैसों की कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूं और इतना हक मेरा बनता है उसकी। ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा, भाई ये तुम्हारे लिए कितना बड़ा बलिदान है। लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोला, नन्हे, दोस्ती में बलिदान जैसी कोई बात नहीं होती, बस तू अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी। इसके बाद मैंने उन पैसों को लिया और अपनी पत्नी को साथ लेकर दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैंने मेहनत और लगन से काम किया और धीरे धीरे अपना व्यवसाय खड़ा कर लिया। आज जो कुछ भी हूं उसमें रघुनाथ और भाभी लक्ष्मी का बहुत बड़ा योगदान है। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए बेटे की ओर देखा और कहा, अब तुम समझे बेटा, मुझ पर रघुनाथ और भाभी का ये कर्ज है जिसे मैं कभी नहीं चुका सकता। इसीलिए आज मैं यहाँ उनके इस एहसान का बदला नहीं बल्कि उनकी दोस्ती का सम्मान करने आया हूँ। रमेश ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, दिल्ली आकर मैंने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। उस समय मेरे पास कोई बड़ी योजना नहीं थी, बस एक ही ख्याल था, मेहनत करना। मैंने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे मेरा काम चलने लगा। समय बीतने के साथ मेरी मेहनत रंग लाए और मेरा काम इतना बढ़ गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई। वही कंपनियां जिनके बारे में तुम जानते हो और जिन पर आज हम गर्व करते हैं। लेकिन इस तरक्की और दौलत के बीच में अपने पुराने दोस्त रघुनाथ को भूल गया। वही रघुनाथ जिसने मुझे मेरा पहला कदम बढ़ाने के लिए पैसे दिए थे, उसकी मदद के बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। उस दिन जब मैं अपने घर के गार्डन में चाय पी रहा था और तुम्हारा दोस्त मुझसे मिलने आया था, तो अचानक उसकी मुस्कान देखकर मुझे रघुनाथ की याद आ गई। उसी पल मैंने तय किया कि मुझे रघुनाथ से मिलना है और उसका कर्ज चुकाना है। बेटा, ये जो पैसे मैंने बैंक से निकाले हैं, ये उन्हीं 0000 रुपयों के बदले हैं जो उसने मुझे 20 साल पहले दिए थे। अब मैं उससे मिलूंगा और यह पैसे उससे लौटा कर कहूंगा, भाई ये तेरे ही पैसे हैं जो तूने मुझे दिए थे। मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें तेरी मदद का सबसे बड़ा हाथ है। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए बेटे की ओर देखा। बेटे की आंखों में उत्सुकता और गर्व चमक रहा था। उसने कहा, पिताजी, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं भी इन बातों को पूरी तरह भूल चुका था। समय बीत गया, तरक्की ने मुझे इतना व्यस्त कर दिया कि पुराने दिनों की यादें कहीं पीछे छूट गई। लेकिन अब 20 साल बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। दोस्ती और रिश्तों का कर्ज कभी नहीं चुकता, लेकिन इसे निभाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। रमेश ने कहा, बेटा, 1992 में मैं बिहार छोड़कर दिल्ली आ गया था। उस समय मेरी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिलहाल ये साल 2012 है और इतने सालों में मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मगर इस गांव से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। फिर भी इस गांव की यादें अक्सर आती रहती हैं, खासकर रघुनाथ और उसकी पत्नी लक्ष्मी की। उनकी वजह से ही आज हम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये सुनकर बेटा भी उत्साहित हो गया और बोला, पिताजी,
मैं भी उस दोस्त को देखना चाहता हूं जिसने आपकी इतनी मदद की। धीरे धीरे सफर तय होता गया और आखिरकार शाम के समय वे उस गांव में पहुंचे। रमेश की बड़ी सी गाड़ी जैसे ही रघुनाथ के घर के सामने रुकी, गांव के कुछ लोग अजीब निगाहों से उनकी तरफ देखने लगे। रघुनाथ का घर बहुत पुराना और जर्जर हालत में था। देखकर लग रहा था कि सालों से इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई थी। यह नजारा देखकर रमेश के मन में एक अजीब सी भावना जाग उठी। रमेश गाड़ी से उतरा और अपने परिवार को साथ लेकर सीधा उस घर के अंदर चला गया। गांव का माहौल था इसलिए घर का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने देखा कि रघुनाथ और उसकी पत्नी लक्ष्मी चटाई पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। रमेश को देखकर रघुनाथ कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रमेश को गले लगाते हुए कहा, नन्हे, इतने सालों बाद तूने हमें याद किया। ये दिन देखने के लिए मैं तरस रहा था। रमेश भी भावुक हो गया। उसने कहा, भैया, मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूल सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी मदद की वजह से हूँ। मैंने बहुत देर कर दी पर अब मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूँ। लक्ष्मी भी यह सब सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने कहा, नन्हे, तू आज भी हमारे लिए वही है जो 20 साल पहले था। पैसा कोई मायने नहीं रखता, बस तूने हमें याद किया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। गांव के लोग भी इस भावुक मिलन को देख रहे थे और वहां का माहौल एकदम बदल गया। लमी जी कहने लगती है, अरे खड़े खड़े बात करोगे या इन्हें बैठने के लिए भी पूछोगे? इसके बाद रघुनाथ सभी को बैठने के लिए कहता है और बैठने के बाद उनसे हालचाल पूछता है। रमेश रघुनाथ को बताता है, कंपनियां हैं और वहां पर रहकर मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये सुनकर नाथ और लक्ष्मी दोनों चुप हो जाते हैं और उनके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई देने लगती है। रमेश उन्हें देखकर अपने दोस्त रघुनाथ का हाथ अपने हाथ पर रखकर कहता है, तू बेशक मेरा दोस्त है लेकिन तू मेरे लिए बड़े भाई से कम नहीं है, क्योंकि अगर तू उस समय मेरी मदद नहीं करता तो शायद मैं इतना बड़ा व्यापारी नहीं बन पाता और मेरे इतने बड़े बिजनेस नहीं हो पाते। अगर तुम्हें कोई भी समस्या है तो तुम बेझिझक। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बढ़ने लगा और साथ में बेटी भी जवान हो रही थी। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगा और बीमारी के कारण कमाने के लिए बाहर नहीं जा पाता था। मेरा बेटा जो बाहर मेहनत मजदूरी करता था वह परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करता था, लेकिन इतने पैसे वह कहां से जोड़ सकता था? जो भी पैसे वह कमाता था उनसे घर का खर्च चलता था और मेरी बीमारी का इलाज भी होता था। मैंने अपनी बेटी को उसके मामा के यहाँ भेज दिया था ताकि घर का खर्च कुछ कम हो सके। इन बातों को बताते हुए रघुनाथ फिर से फूट फूट कर रोने लगता है और लक्ष्मी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रमेश और उसकी पत्नी उन्हें संभालते हैं और उसके बाद रमेश वह ब्रीफ केस रघुनाथ के सामने रखते हैं जिसमें ढेर सारे पैसे थे। वह कहते हैं, देखो, मैं तो तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पैसे लेकर आया था, लेकिन लगता है अब तुम्हें इनकी कोई जरूरत नहीं है। रघुनाथ फिर कहता है, अरे भाई, मैंने तुमसे कह तो दिया था कि यह कोई कर्ज नहीं है, ये तो हमारा प्यार है जो हमने तुम्हारे लिए किया था। वह लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे और तभी यहाँ पर जो रघुनाथ जी होते हैं उनका बेटा आ जाता है जो कि अब तक मजदूरी कर रहा था। और इसके बाद जैसे ही वह घर के अंदर इन लोगों को बैठे देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। तभी रघुनाथ जी अपने बेटे को इशारा करते हैं और उसे अपने पास बुला लाकर बिठा लेते हैं। वह रमेश से कहते हैं, रमेश, यह है मेरा बेटा जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। तो रमेश रघुनाथ जी के बेटे से पूछने लगता है, बेटा तुम क्या किया करते हो? तो वह कहता है, अंकल जी, पढ़ाई लिखाई तो की थी लेकिन परिवार की कंडीशन की वजह से मुझे मेहनत करना ही अच्छा लगा तो मैं मेहनत किया करता हूँ, साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर रमेश उसे शाबाशी देता है और कहता है, बेटा, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो जो रघुनाथ का बेटा होता है वह अपने पिता से इन सभी चीजों के बारे में पूछना चाहता है, ये लोग कौन है और यहाँ पर यह क्या कर रहे हैं? और यह भाव उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। रमेश इन भावों को पढ़ लेता है और तभी वह
रमेश रघुनाथ के बेटे को बता देता है, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम क्या जानना चाहते हो, और जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो उन सभी चीजों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद रमेश उठने लगता है, लेकिन तभी रघुनाथ कहते हैं, कहाँ ले जा रहे हो तुम इसे? तो वह कहता है, मेरे बीवी बच्चे यहीं पर हैं, तो चिंता मत कर, तेरे बच्चे को किडनैप नहीं करूंगा, बस मुझे इससे कुछ काम है। ऐसा कहकर वह रघुनाथ के बेटे को अपने साथ बिठा है और वहां से गाड़ी लेकर चल देता है। वह रघुनाथ के बेटे से उसके मामा के यहाँ का एड्रेस पूछता है और वहां से वह लोग सीधे रघुनाथ के ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां से उसकी बेटी को अपने साथ लेकर वापस उसी घर में आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद रमेश उनसे कहने लगता है, दोस्त देखो, बहुत हो गया, अब तुम्हें इस तरह से जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ढेर सारा रुपया पैसा है और एक बड़ा कान बना पड़ा है सूरत के अंदर, तो अब तुम लोग मेरे साथ वहीं पर चलोगे और वहीं पर जीवन व्यतीत करोगे। यहाँ पर क्या है, बच्चों को मजदूरी भी बहुत कम मिलती है, लेकिन वहां पर किसी ना किसी कंपनी में तुम्हारा बेटा मेरी मदद से काम कर लेगा और वहीं पर मेरे साथ जीवन को व्यतीत करो। मैं तुम्हारी बेटी की भी वहीं पर शादी कराऊंगा। अब यह बातें सुनकर रघुनाथ कहने लगता है, नहीं यार, हम यहीं पर ठीक है, तू ही वहीं पर बना रह, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब जो रघुनाथ का बेटा है वह अभी तक भी संतुष्ट नहीं है और उससे नहीं पता कि यह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, और इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर मेरे पिता के पास क्या कर रहा है। तो उसके बाद वह पूछ ही लेता है, अंकल जी आप हो कौन और हमें अपने साथ ले जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तो जो रमेश होता है वह उसे बता देता है, बेटा मैं इसी तरह से तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ और इसी गांव का रहने वाला हूँ। अब गांव वाले जो बाहर से इस बात पर निगाह हटाए हुए थे, उन लोगों को भी पता चल जाता है कि यह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तो गांव के कुछ गवार लोग वहां पर आते हैं और आने के बाद उससे अपनी जान पहचान बढ़ाने लगते हैं। रमेश इन सभी बातों को समझ गया था और वह कहने लगता है, ठीक है, आप जो भी कह रहे हो वह सभी बातें ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त को अपने साथ ले जाना है। तो रमेश का दोस्त रघुनाथ कहने लगता है, भाई अभी तो रात हो गई है, कल सुबह देखते हैं, आज रात तुम यहीं पर रुको और कल सुबह देखते हैं कि क्या होना है। ऐसा कहकर रघुनाथ रमेश के परिवार और रमेश को वहीं पर रोक लेता है और रात भर वह आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। रात भर में उन लोगों ने तय कर लिया था कि वह लोग वहीं पर चले जाएंगे और वहीं पर अपनी आगे की जिंदगी बिताएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह रमेश पूरे परिवार को लेकर वहां से सूरत अपने घर में आ जाता है और वहीं पर उन्हें आदर सम्मान के साथ रखने लगता है। रमेश ने रघुनाथ की बेटी की शादी एक बहुत ही बड़े घर में तय कर दी थी और उसके बेटे को कंपनी के अंदर बहुत बड़ा मैनेजर बना दिया था। कुछ दिनों बाद रघुनाथ के बेटे की भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी जो पत्नी आती है वह भी उसी घर के अंदर रहने लगती है। इसके बाद रघुनाथ का बेटा अपने लिए एक अलग से मकान खरीदता है और उसके अंदर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। रघुनाथ और उसकी पत्नी लक्ष्मी कभी अपने दोस्त के यहाँ पर रहते तो कभी अपने बेटे के यहाँ पर रहते और अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत करते हैं। अब गांव वाले भी जान चुके थे कि हमारे यहाँ का एक व्यक्ति वहां पर बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है, तो गांव से भी कुछ लोग उसके पास आने लगते हैं अपने अपने बच्चों की सिफारिश लेकर और कहते हैं, हमारे बच्चों को भी कंपनी में काम दे दो ताकि वह भी अपने भविष्य को बेहतर कर सके। तो वह गांव के कुछ व्यक्तियों को वहां पर लगा लेता है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। फिलहाल 2014 में रघुनाथ जी की मौत हो चुकी है। उसका बेटा सूरत के अंदर वहीं पर रहा करता है और उसके 3 बच्चे हैं। रमेश के बेटे की भी शादी हो गई है और शादी होने के बाद उसके 2 बच्चे उसके साथ रहते हैं। रमेश का बेटा और रघुनाथ का बेटा भी इसी तरह से एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं और रघुनाथ का बेटा रमेश के बेटे को छोटा भाई समझा करता है। कुछ सालों बाद रमेश और रघुनाथ का परिवार सूरत में अच्छे से बस गया था। रमेश और रघुनाथ की मेहनत का फल दोनों के परिवारों को मिल चुका था और उनके बच्चे अब अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। रमेश का बेटा अब एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा था और रघुनाथ के बेटे ने अपनी मेहनत से एक अच्छा
व्यापार शुरू किया था दोनों परिवारों के बीच अब एक गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान था। गांव से जो लोग कभी उनके पास मदद के लिए आते थे अब वह भी देखकर खुश थे कि उनका सहारा बनने वाला आदमी अब खुद सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। रमेश और रघुनाथ दोनों एक दूसरे के परिवारों के साथ मिलकर समय बिताते और अपने पुराने दिनों को याद करते थे। उनके परिवारों के बीच प्रेम और एकता का एक सुंदर उदाहरण था जिससे आसपास के लोग भी प्रेरित होते थे। मैं रघुनाथ और लक्ष्मी के लिए ये सफर बेहद संतोषजनक था। उन्होंने जो संघर्ष किया उसकी कोई कीमत नहीं थी क्योंकि उनका जीवन अब खुशी और समृद्धि से भरा हुआ था। रमेश और रघुनाथ की दोस्ती और संघर्ष की कहानी हमेशा उनके बच्चों और अगली पीढ़ियों को याद दिलाती थी कि सच्ची मेहनत और दोस्ती से बड़े मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपके सामने पेश की गई। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक और रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो और कहानियां लेकर आ सके। हमारी कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है बल्कि आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और सीखने का अवसर देना है। इन कहानियों से आप जीवन की कुछ अहम बातें समझ सकते हैं जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर से मिलेंगे। मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं केवल आपको जागरूक और सचेत करना चाहता हूं ताकि आप हमेशा सुरक्षित रहें और अपने समय का सही उपयोग करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।